रुद्रपुर नाम का एक गांव था। वहां श्याम अपने पत्नी के साथ रहता था। गांव में ज्यादा गर्मी होने के कारण श्याम जगह जगह जाकर आइसक्रीम बेचने का काम किया करता था। कुछ दिनों से व्यापार न चलने की वजह से श्याम घर पर ही था। मैं अब सारा माजरा समझ चुका हूँ। असली दूध और मलाई की बनाई हुई आइसक्रीम अब कोई नहीं खरीदता, लेकिन केमिकल की आइसक्रीम सब खरीदते हैं। हाँ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि केमिकल वाले मिलावटी आइसक्रीम बेचने चाहिए। फायदा तो है ही और नुकसान कुछ भी नहीं। अच्छा हुआ भगवान ने तुम्हें ही मेरे जीवन में लाया। श्याम मिलावट की आइसक्रीम ही बेचा करता। कई बार उसके खाए हुए आइसक्रीम से कुछ बच्चे बीमार भी पड़ जाया करते थे। हर स्कूल चौराहे पर ठेला लगाकर श्याम आइसक्रीम बेचने का काम किया करता था। आ जाओ बच्चों, आइसक्रीम ले जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल स्वादिष्ट और बिल्कुल अच्छे। मैंने कल आपकी आइसक्रीम खाई थी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मेरा पेट 2 दिन तक खराब था। तुम्हारा पेट खराब था तो तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? जाकर अपने माँ बाप से कहो ना। ऐसे ही कई सारे बच्चे श्याम के बनाए हुए आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ने लगे थे। कुछ दिन बीत चुके थे। श्याम ने ऐसे ही मिलावटी आइसक्रीम का व्यापार करके एक बड़ा सा घर भी ले लिया था। मैं सिर्फ आइसक्रीम बेचता हूँ। अगर मैं दाल चावल और अन्य बाजार के सामानों में भी मिलावट करके बेचूं, तो इससे तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। श्याम उस बाजार में और बहुत सारे दुकान भी खोल देता है, जिसमें राशन की दुकान, दूध की डेयरी भी शामिल होती है और अपने साथ एक नौकर रख लेता है जिसका नाम किशोर होता है। मालिक, आज का व्यापार कल से 2 गुना ज्यादा हुआ है। आप मुझे शाबाशी नहीं देंगे? कल ही तो हमने दुकान खोली है, आज दूसरा दिन है और तुम्हें अभी से शाबाशी चाहिए? जाओ जाकर काम करो। उतने में ही वहाँ एक औरत आ जाती है और कहने लगती है, अरे श्याम भैया, मैंने सुना है कि आपने आइसक्रीम के साथ साथ और भी कई अन्य दुकानें खोल ली है। आपको उन सब दुकानों की बहुत बहुत बधाई। बस अब आप थोड़े शुद्ध चीजें बेचा कीजिए ना, वरना आपको ये भारी पड़ सकता है। तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना है क्या नहीं, मैं सब कुछ कर लूंगा। श्याम सबसे झगड़ा कर लिया करता और अपने मन की मनमानी ही किया करता था। गर्मियों का समय आ गया था। बच्चे बूढ़े सब आइसक्रीम बड़े चाव से खाने लगे थे। तब श्याम ने अपने नौकर किशोर से कहा, गर्मी का मौसम आ गया है, अब हमें आइसक्रीम के व्यापार में और मिलावट करनी चाहिए। और मैं तो एक केमिकल के बारे में भी जानता हूँ जो हूबहू दूध जैसा दिखता है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत हानिकारक होगा, लेकिन उससे मुझे क्या, मुझे तो पैसे कमाने से मतलब है। मालिक, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? अब अगर हम इतना ज्यादा मिलावट का सामान बेचेंगे तो कहीं फंस न जाएं। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। रिश्वत देकर हम फिर से छूट जाएंगे और कुछ नहीं होगा। श्याम ऐसे ही मिलावट के आइसक्रीम बेचने लगा। एक बार श्याम ने अपने मिलावट के आइसक्रीम पूरे स्कूल के बच्चों को बेच दिया, जिसे खाकर सारे बच्चे बीमार पड़ गए। श्याम पैसे कमाकर बहुत खुश था। दूसरी तरफ यमराज और चित्रगुप्त फिर से पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकल चुके थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से श्याम को पैसे गिनते हुए देख लिया और तब चित्रगुप्त ने यमराज जी से कहा, देखा महाराज, ये कैसे पैसे गिन रहा है। हमें भी धरती पर गए हुए समय हो चुका है। लगता है एक बार फिर से धरती का भ्रमण करना ही पड़ेगा। क्यों ना अगला चक्कर रुद्रपुर का हो। उन गरीब बेसहारा बच्चों को हमारी जरूरत भी है और श्याम को सबक भी सिखाना है। अब जब आपने विचार बना ही लिया है तो क्यों ना हम अभी चले। इस बार मैं एक बहुत बड़ी आइसक्रीम फैक्ट्री का मालिक बनूंगा और तुम मेरे नौकर। मैं तो हमेशा आपका नौकर ही बनता आया हूँ, लेकिन अगली बार कुछ और बनूंगा। और वैसा ही हुआ। यमराज और चित्रगुप्त दोनों ही रुद्रपुर में चले गए। यमराज और चित्रगुप्त वहाँ पर बस गए थे। उन्हें बसे कुछ ही दिन हुए थे।
कि उन्होंने अपना व्यापार वहाँ पर बहुत बड़ा और बहुत अच्छा बना लिया था। यमराज का बोलबाला पूरे रुद्रपुर में हो गया था। सब वहीं से आइसक्रीम लेकर खाने लगे थे। ये बात जब श्याम और किशोर को पता चली तब कौन है ये लोग जो हमसे आगे निकल गए? मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उनके बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन उनके बारे में कुछ खास जानकारी मिली नहीं। श्याम उनसे मिलने के लिए यमराज के बड़े से घर में चला गया, जहाँ चित्रगुप्त ने उसका स्वागत किया और कहने लगा, आइए आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? लेकिन तुम मुझे जानते भी हो। हमें सब पता है, आप आकर महाराज से मिलिए। जरूर, मैं अभी आया। श्याम जाकर यमराज से मिलता है और तब यमराज उससे कहते हैं, मैंने तुम्हारी आइसक्रीम खाकर देखी, मेरे पेट में दर्द होने लगा। इतना मिलावट क्यों कर रहे हो? वो दरअसल पैसे कमाने के लिए। मैं जो करता हूँ जैसा हूँ सामने बोल देता हूँ। लेकिन मैंने आपकी भी आइसक्रीम खाकर देखी, मुझे वो बहुत पसंद आई। क्या आप मुझे ये आइसक्रीम बनाने का तरीका बता सकते हैं प्लीज? मैं भी ऐसी ही आइसक्रीम बनाकर बेचूंगा, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा। अरे थम जाओ, ठहर जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? लेकिन मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम अच्छी आइसक्रीम बनाकर बेचोगे? तुमने फिर भी मिलावट की तो? मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा भरोसा करिए। अब यहाँ पर यमराज ने अपनी चाल चली और श्याम से कहा, मुझे 1 लाख आइसक्रीम बनाकर दिखाओ, अच्छे अच्छे। अगर वैसे आइसक्रीम बने जैसा मैं चाहता हूँ तो तुम जो मांगोगे वो दूंगा। 1 लाख आइसक्रीम? मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मेरा घर क्यों ना बिक जाए। संभालना, कहीं वो पिघल ना जाए। मैं आइसक्रीम अपनी फैक्ट्री में ही बनवाऊंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। जब बन जाए तब मेरे पास आना। श्याम अपना घर और जमीनें उन आइसक्रीम को बनाने के लिए बेच देता है और 1 लाख आइसक्रीम बनाने में जुट जाता है। बिल्कुल अच्छे दूध और काजू बादाम डालकर वो 1 लाख आइसक्रीम बनाकर तैयार कर देता है और आइसक्रीम को एक बर्फ के खदान पर रखवा देता है ताकि आइसक्रीम पिघले ना, और वहाँ यमराज और चित्रगुप्त को मिलने के लिए बुलाता है। ये लीजिए, आपके पूरे आइसक्रीम बनकर तैयार है। मालिक ने दिन रात एक कर दिए इन्हें पूरा करने में। स्वादिष्ट और बहुत ही लाजवाब। जरा हम भी तो देखें। यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन आइसक्रीम को लोहे की बना दी। ये क्या मजाक है? आइसक्रीम कहकर लोहे की आइसक्रीम बनाई है तुमने? तुम क्या चाहते हो, हमारे दांत इस आइसक्रीम से टूट जाएं? श्याम और किशोर ने जब लोहे की आइसक्रीम देखी तो वो लोग दंग रह गए। उनके माथे से पसीना छूटने लगा। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। ये लोहे के आइसक्रीम कैसे हो गए? मैंने तो मेहनत से आइसक्रीम बनाई थी। मैं लुट गया। बाजार से कर्ज लेकर मैंने ये आइसक्रीम बनाई थी, पूरे के पूरे पैसे बर्बाद। श्याम को रोता हुआ देखकर यमराज और चित्रगुप्त अपने असली अवतार में आ गए। श्याम और किशोर की यमराज और चित्रगुप्त को देखकर सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हम जिंदा तो है ना? कहीं हमें कुछ हुआ तो नहीं है? अब रोकर क्या फायदा? तुम्हारी वजह से उन बच्चों और लोगों को कितनी तकलीफ हुई है, इसका अंदाजा है तुम्हें? मिलावट की आइसक्रीम लोहे की आइसक्रीम से भी ज्यादा हानिकारक थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। हम तुम्हें क्षमा करने वाले कौन होते हैं? मनुष्य जैसे भी कर्म करता है उसे इसी जन्म में सब भुगतना पड़ता है। तुम्हें तुम्हारे किए का दंड मिल चुका है। यमराज श्याम और किशोर को उसके किए हुए हाल पर छोड़कर चले जाते हैं और दूसरे गांव का भ्रमण करने लगते हैं। श्याम और किशोर मिलावट का सामान बेचने के चक्कर में रोड पर आ जाते हैं और बहुत पछताते हैं। संजय ने घर में घुसते ही आवाज लगाई, निधि, निधि कहाँ हो भाई? क्या हुआ? चलो शादी में जाने की तैयारी करो, सुजाता की शादी का कार्ड आ गया है। सुजाता निधि की बहन की इकलौती बेटी थी। इसी साल उसने MBA किया था। शादी में वो लोग पहुंच गए थे। बारात जब लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंचा तो घर में कोहराम मचा था। किसी ने कहा कि लड़की भाग गई है। काफी हंगामे के बाद
बारात वापस चली गई। सुजाता ने ये क्या किया? सुजाता तो पार्लर से ही कैब लेकर अपने दोस्त अनुराग के घर चली गई थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। सुजाता जब अनुराग के घर पहुंची तो अनुराग को किसी और लड़की के साथ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं तो कहीं की नहीं रही, आप कौन सा मुंह लेकर मैं घर जाऊं? मुझसे शादी का वादा किया और यहाँ दूसरी लड़की के साथ रंगरलियां मना रहे हो। तो मैं सारे गहने जेवर लेकर इसके साथ शादी का ख्वाब देख रही थी। सुजाता निराश होकर घर की तरफ लौट गई। पूरी कोठी में मातम पसरा हुआ था। घर के भीतर से रोने की आवाजें सुनाई पड़ी तो वो पिछले दरवाजे से अंदर जाने को हुई, तभी माँ की चित्कार सुनकर वो सहम गई। मैं बहुत अभागी हूँ, लगता है सदमे ने पापा की जान ले ली। मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। वो तुरंत रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गई और टिकट लेकर मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार हो गई। उसे खुद भी नहीं पता था कि शादी के मंडप से भागकर वो कहाँ जाएगी। अपने दुर्भाग्य पर उसकी आंखें बरस पड़ी। अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज टकराई। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अरे नीलिमा, तुम? सुजाता, तुम कहाँ जा रही हो? और इतनी सजी सवरी, और लोग कहाँ हैं? बस नीलिमा, इतने सवालों का जवाब एक साथ कैसे दूं? अब पहले बैठ जाओ। ये बच्ची तुम्हारी है, बहुत प्यारी है, पर इतनी कमजोर क्यों है? हाँ, मेरी ही बच्ची है, गुड़िया। इसी के इलाज के लिए मुंबई जा रही हूँ। इसके दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करवाने जा रही हूँ। ओह, आई एम सॉरी, पर तेरे पतिदेव कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। सुजाता, मेरे पति नीलेश इस दुनिया में नहीं है। हमने उनके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कोर्ट मैरिज की थी। वो लोग ना हमें आशीर्वाद देने आए और ना ही हम कभी उनके पास गए। ओह, ये तो बहुत दुखद है। नीलिमा, मैं जरा कपड़े चेंज करके आती हूँ। हाँ, ठीक है। तुम बताओ, कहाँ जा रही हो? सुजाता ने नीलिमा को सब कुछ बता दिया। अच्छा, तुम रो मत, मेरे साथ ही चलो। मेरे ससुर जी बहुत रईस आदमी हैं, उनके कई कारखाने हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें काम मिल ही जाएगा। ओह थैंक्स नीलिमा, मैंने MBA किया है इसी साल। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, पर मम्मी पापा ने अपने आगे मेरी एक भी ना सुनी। मजबूर होकर मुझे घर से भागना पड़ा, पर शायद मम्मी पापा सही थे। सुजाता की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सुजाता, रोना बंद करो। मैं भी पहली बार ही ससुराल जा रही हूँ। जब मेरे ससुर जी ने नीलेश के मरने की खबर सुनी तो उनका सारा गुस्सा पानी हो गया। उन लोगों ने तो मुझे और मेरी बच्ची को देखा भी नहीं है। उन लोगों ने ही मुझे ये पत्र लिखकर बुलाया है। नीलिमा ने पत्र उसके हाथ में पकड़ा दिया। पत्र पढ़कर सुजाता ने उसे दे दिया। बहुत देर तक बातें करते करते दोनों अपनी सीट पर ही सो गई। सुजाता की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। गाड़ी मुंबई पहुंचने ही वाली थी कि तभी अचानक एक धमाका हुआ और ट्रेन थरथराती हुई पटरियों से उतर गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। पूरे डब्बे में चीख पुकार मच गई थी। सुजाता ने बच्ची को गोद में उठा लिया, पर नीलिमा नीचे गिर पड़ी थी। उसके माथे से खून की धाराएं बह रही थी। अचानक डब्बे में बहुत सारे बचाव कर्मी आ गए घायलों को ले जाने के लिए। मेरी नीलिमा को बचा लो। वो उसका कुछ सामान और अपना बैग उठाकर बच्ची के साथ नीचे उतर गई थी। सुजाता, मेरी एक मदद कर दो। मैं शायद जिंदगी और मौत से जूझ रही हूँ। मेरे पास समय नहीं है। प्लीज मेरी बच्ची को उसके दादा दादी के पास पहुँचा देना और तुम उसकी माँ बनकर ही जाना। वो मुझे नहीं पहचानते। नीलिमा की आंखें बंद हो गई थी। सुजाता की रोते रोते हिंचकियां बंध गई थी। अब मैं क्या करूं? नीलिमा को छोड़कर कैसे जाऊं? तभी कुछ लोग आए और नीलिमा का निर्जीव शरीर उठाकर ले जाने लगे। आपकी परिचित है ये? नहीं, मैं नहीं जानती। उसने गुड़िया को सीने में जोर से भींच लिया और बाहर निकलकर टैक्सी में बैठकर मुंबई में नीलिमा के बताए पते पर पहुंच गई। घर क्या, वो तो पूरी हवेली थी। नीलेश के पिता राय साहब ने उसे देखते ही कहा, आओ बेटी नीलिमा, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने इतने दिनों तक
अपने बच्चों से दूरी बनाकर रखी, ऊपर वाले ने हमें उसकी सजा दे दी है। नीलेश की माँ मालती देवी ने उसे गले लगा लिया और कहा, अल्लाह, बच्ची को मुझे दे दो। रदिया, नीलिमा भाभी का सामान नीलेश के कमरे में रख दो। भाभी को उनका कमरा दिखा दो, चलो। सुजाता इस नए परिवेश में बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, पर कठपुतली की तरह सब कुछ करती रही। कमरे में गई तो नीलेश की तस्वीर के सामने खड़ी होकर फूट फूट कर रो पड़ी। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं जानती, पर आपकी बच्ची के लिए और अपने ठिकाने के लिए मुझे आपकी विधवा का रूप धारण करना पड़ रहा है। नीलिमा की भी यही इच्छा थी। सुजाता ने वहां आने से पहले ही नीलिमा की अटैची में से अपने लिए एक सफेद साड़ी निकालकर पहन ली थी। मैं कुंवारी विधवा बनकर इस घर में कब तक रह पाऊंगी? जब इस झूठ का पर्दाफाश होगा तो क्या मुंह दिखाऊंगी? ये सोचते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। तभी दरवाजे की कुंडी खटकी। सामने मालती देवी को देखकर उसने उन्हें कमरे में आने के लिए कहा। हमने जब टीवी में समाचार सुना था कि मुंबई आने वाली ट्रेन पटरी से उतर गई है तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, पर तुम्हें देखकर नया जीवन मिल गया। चलो खाना खाकर आराम कर लो, सुबह डॉक्टर के यहाँ भी जाना है गुड़िया को दिखाने। गुड़िया तो अपने दादाजी के साथ खूब मस्ती कर रही है। जी माँ जी। सुजाता खा पीकर सोई तो बहुत देर तक नींद ही नहीं आई। दूसरे दिन जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने गुड़िया का चेकअप करके ऑपरेशन की डेट दे दी। ये बच्ची ठीक हो जाए तो मैं इन लोगों को सारी सच्चाई बता दूंगी। कुछ दिनों में ही वो घर उसे अपना सा लगने लगा था। राय साहब भी उसको बहुत मानते थे। उसने सास ससुर दोनों का ही दिल जीत लिया था। कुछ महीनों बाद गुड़िया का ऑपरेशन हो गया। अब वो स्वस्थ हो गई थी। उसको वहां रहते हुए 1 साल होने को आया। बाबूजी के साथ वो फैक्ट्री भी जाने लगी थी। अब समय आ गया है कि मैं इन लोगों को सच्चाई बता दूं। किसी इंसान को कब तक धोखे में रख सकती हूँ मैं? यही सोचकर वो सास के कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी सास की आवाज उसकी कानों में पड़ी। मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हूँ? अगर वो नहीं मानी तो? एक बार कहकर तो देखो। उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। देव ने खुद ही मुझसे उसके साथ शादी के लिए प्रस्ताव रखा है। वो नीलेश का दोस्त है। सुजाता ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो तुरंत अंदर चली गई। बाबूजी, माँ जी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। बोलो बेटी। गुड़िया भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। आप लोगों को मैं धोखा नहीं देना चाहती थी, पर क्या? बोलो। सुजाता ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद, बेटी, ये तुम्हारा बहुत बड़ा बलिदान है। तुमने हम लोगों को ऐसे समय में सहारा दिया जब हम बिल्कुल बेसहारा हो चुके थे। एक तरफ नीलेश की मौत और दूसरी तरफ नीलिमा की मौत का समाचार सुनकर शायद हम दोनों टूट ही जाते, पर तुम्हारे इस झूठ ने हमें जीवन दान दिया है। ये सच है बेटी। इतने दिनों तक तुम हमारे घर में कुंवारी विधवा बहू बनकर रही। अब हम तुम्हारी शादी करके अपने हाथों से विदा करेंगे। सुजाता ने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसकी शादी देव से हो गई। उसका जीवन खुशियों से भर गया था और अब वो सुहागन थी। शीतल अपने मम्मी पापा के साथ गांव में रहती थी। उसके चाचा चाची शहर में रहते थे। गांव में कोई कॉलेज न होने के कारण शीतल के चाचा कालू ने उसका एडमिशन अपनी बेटी अंजलि के साथ शहर में एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया था। पापा, आप इस गांव की लड़की को यहाँ क्यों ले आए हैं? बेटा, वो तुम्हारी बहन है। पापा प्लीज, मैं किसी गांव की गंवारों को अपनी बहन नहीं मान सकती। मेरा जन्म भी गांव में हुआ है और बड़े भैया ने गांव में खेती करके ही मुझे पढ़ाया है। ठीक है पापा, आपको जितने दिन भी यहाँ इसको रखना है रख लेना, लेकिन मैं इससे बात नहीं करूँगी। उसका एडमिशन मैंने तुम्हारी क्लास में ही कराया है। मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है अब। ना जाने सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। अंजलि अपने कमरे में चली गई। कालू शीतल को उसकी चाची सुधा के पास लेकर गया। उसकी चाची बेड पर लेटी हुई थी। देखो, गांव से शीतल आई है। हाँ ठीक है, तो कौन सा लड्डू बंटवाने हैं? बंटवा दो।
तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? क्या तुमको नहीं पता है कि मैं कितनी बीमार रहती हूँ? कौन करेगा इसकी? तो बच्ची के सामने ऐसे बात क्यों कर रही हो? बच्ची नहीं है वो, बड़ी हो गई है। मैं क्यों आई यहाँ? मुझे नहीं आना चाहिए था। शीतल बेटा, खाना खाकर सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है। शीतल की बहुत बेइज्जती हो चुकी थी, लेकिन वो चुपचाप जाकर सो गई। अगली सुबह शीतल ने सूट सलवार पहने और गले में दुपट्टा डालकर तैयार हो गई। शीतल, अंजलि, दोनों जल्दी आ जाओ, मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें कॉलेज तक छोड़ दूंगा। हाँ, बस आई पापा। अंजलि और शीतल दोनों तैयार होकर आ गए। अंजलि ने शीतल के पहनावे को देखा। पापा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसकी वजह से हमारी बेइज्जती ही होनी है। अब देखो क्या पहना है इसने। अंजलि, इसने कपड़े ही तो पहने हैं और ये हमारी संस्कृति है। पहले दिन में ही इस गवार ने पापा की सोच बदलनी शुरू कर दी। अब देखना, मेरी सारी आजादी छिन जाएगी और ये आदर्श बन जाएगी। अंजलि, सुबह सुबह मूड मत खराब करो मेरा। कालू दोनों को कॉलेज छोड़ आया। कॉलेज में अंजलि की फ्रेंड उसका इंतजार कर रही थी। अंजलि, आज तूने नई दोस्त बनाई है। अच्छा मजाक करती हो तुम भी। कोई नई फ्रेंड नहीं है क्या? इसकी औकात भी है क्या मेरी फ्रेंड बनने की? फिर तुमसे इतना क्यों चिपक रही है ये? तुम सभी तो जानते ही हो कि मेरे पापा चैरिटी करते हैं, तो ये हमारी नौकरानी की बेटी है और अब हमारे घर काम करती है, इसलिए इसका भी एडमिशन यहाँ हो गया है। यार अंजलि, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर और इसको दूर रहने के लिए बोल, वरना हम भी तुझसे बात नहीं करेंगे। हाँ, मैं इससे दूर रहूंगी। ओए, तू अब ध्यान से सुन, मेरे आसपास भी मत दिख जाना। मेरी कुछ इज्जत है इस कॉलेज में। मेरे पापा एक बड़ी कंपनी चलाते हैं। अंजलि और उसके दोस्त शीतल का मजाक बनाकर वहाँ से चले गए। शीतल ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन क्लास में सीनियर एक फंक्शन की अनाउंसमेंट करने आए। हेलो गाइस, कॉलेज में मिस ब्यूटी का कंपटीशन होने जा रहा है। जिसको भी पार्टिसिपेट करना है हमसे आकर कांटेक्ट कर ले। हमारी क्लास में एक मिस ब्यूटी है, उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अच्छा, कौन है? शीतल है इस कॉलेज की मिस ब्यूटी। शीतल, खड़ी हो जा। शीतल शर्माते हुए खड़ी हो गई। एटलीस्ट तुम्हारी क्लास में कोई जोकर तो है। सूट सलवार दुपट्टा पहनकर और बालों में इतना सारा ऑयल लगाकर कॉलेज आती है। तभी तो मैं बोल रही हूँ कि इस बार की मिस ब्यूटी शीतल ही है। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि इसको अभी अवार्ड दे दूँ। पूरी क्लास के स्टूडेंट शीतल पर हंसने लगे। सबने उसका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन शीतल मुंह लटकाए खड़ी रही। सुधा और अंजलि शीतल के घर पर नौकरानी वाला व्यवहार करने लगे। एक दिन अंजलि ने अपना क्लास अपने फ्रेंड के साथ बंक किया। अंजलि और उसके फ्रेंड ने ड्रिंक की हुई थी। कार की स्पीड तेज थी। उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। शीतल को भी इसकी खबर मिली और वो हॉस्पिटल पहुंच गई। अंजलि को ब्लड की बहुत जरूरत है। इसका ब्लड ग्रुप रेयर है। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप यही है। शीतल ने अंजलि को ब्लड दिया। तब तक वहाँ कालू और सुधा भी पहुँच चुके थे। अंजलि और उस लड़के को होश आ गया है। तुम दोनों उनसे जाकर मिल सकते हो। तीनों जल्दी से अंजलि के पास पहुँचे। कैसी है मेरी बेटी? क्या हो गया है तुझे? मम्मी, पापा, जब से ये शीतल पनौती हमारे घर में आई है ना, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं अंजलि, तू कुछ नहीं जानती। शीतल या उसकी मम्मी पापा स्वार्थी नहीं है। आज तुम्हारे अंदर खून शीतल का है। हमारी थाली में रोटी शीतल के घर से आती है और ये जो भी सोसाइटी में हमारी इज्जत है वो सब शीतल के पापा के पसीने की कमाई से ही है। क्या पापा? हाँ, बड़े भैया ने तुम दोनों से ये बात ना बताने को कहा था। जब मैं छोटा था तो भैया ने कमाकर मुझे पढ़ाया, शहर भेजा। जब मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी तब भैया ने अपनी जमीन बेचकर सारे पैसे मुझे दे दिए, जिससे मैंने बिजनेस शुरू किया और आज शीतल ने तुम्हें ब्लड दिया है। कालू जोर जोर से रोता है। मुझे माफ कर दो शीतल बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ लाकर गलती की। इन लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं चाचा जी, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मुझे माफ कर दे बेटा। शीतल, मुझे आज समझ आया कि किसी के गांव, शहर या पहनावे से कुछ नहीं होता है। एक अच्छा दिल होना जरूरी है। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। चलो
अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर कॉलेज भी जाना है। अंजलि ठीक हो गई। अंजलि ने सभी को बताया कि शीतल उसकी बहन है और वो अब साथ साथ रहने लगी थी।